बात हो रही है बजट के हवाले से, तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान के आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। पिछले साल आईटी एक्सपोर्ट्स में बड़ा इजाफा हुआ है, $3 बिलियन से एक्सीड किया है अमाउंट, और यकीनन पूरी कौम इस बात पे खुश थी। और आईटी सेक्टर के हवाले से जो कुछ बातें आज वजीर खजाना ने कही हैं कि रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर, ई कॉमर्स से परेशान हैं, हम ई कॉमर्स के ऊपर सेल्स टैक्स 18% लेके जा रहे हैं उनके खदशात दूर करने के लिए। ये मेरी नज़र में कि आईटी सेक्टर के लिए वैल्यू एडिशन में दूसरी रिलीफ होनी चाहिए थी उनकी आउट परफॉर्मिंग एक्सपोर्ट्स की वजह से। सैडली वो में नज़र नहीं आई। गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। मेरे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में इस वक्त कंवल चीमा साहिबा। शी इज़ एन IT expert. She's also running a company by the name of My Impact Meter. CEO हैं उसकी। बहुत शुक्रिया कंवल साहिबा। साथ साथ पैनल में अब्दुल अलीम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंवल साहिबा, आपकी नज़र में ये जो बात हमारे आज वजीर खजाना साहब ई कॉमर्स के हवाले से रिपीट की उन्होंने एक दो मरतबा कि हमारे रिटेलर्स, होलसेलर, मार्केट्स पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है ई कॉमर्स की वजह से, हम ई कॉमर्स के ऊपर सेल्स टैक्स को 18% कर रहे हैं, उनकी टैक्स फाइलिंग में सख्ती लेकर आएंगे, निज़ाम बनाएंगे ताकि कोई टैक्स चोरी ना कर सके, उनकी कंप्लेंट्स आ रही। मेरे ख्याल से शायद कुछ ज़्यादा उन्होंने बुराइयां कर दी हमारे ऑनलाइन सेक्टर की। आप इन कमेंट्स के ऊपर क्या जवाब देंगी, और आपकी नज़र में क्या साजगार पॉलिसियां आईटी सेक्टर के लिए हमारी हुकूमत ने बनाई इस बजट में या नहीं? देखिए, दुनिया एक तरफ चल रही है और अगर हम वो स्वान की तरह है ना, जो वो ऑस्ट्रिच होती है, अपना मुंह छुपा लेती है और हकीकत से जो है वो नाशना हो जाती है, उससे हकीकत बदल तो नहीं जाती। हकीकत ये है कि दुनिया इस वक्त इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंसेस की तरफ जा रही है, जहाँ पे लोग, ह्यूमैनिटी ओवरऑल ईज की तरफ मूव हो रही है। और ईज जो है पूरी दुनिया में, अब देखिए अमेजोन ने बहुत सारी जगहों पे जाके, बड़े बड़े मुल्कों में जाके रिटेलर्स को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया है। अब ये एक फैक्ट है, ठीक है। और इसमें अगर पाकिस्तान जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसको इनकरेज नहीं करेगा, तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर तो हम शायद कुछ लॉबीज को खुश कर लें, कुछ पार्लियामेंटेरियंस को, जिनके जो जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, जिनके पास इस वक्त पैसा है, मगर दे आर जहाँ पे दुनिया जा रही है, दे आर अ डाइंग ब्रीड। उनको हम खुश करने के लिए अपनी उस ग्रोथ को जो हम देख रहे हैं, अब देखिए ये जो आपने आईटी सेक्टर की ग्रोथ बताई $3.1 बिलियन, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले साल इंटरनेट की बहुत सख्त बंदिश थी। yes. पिछले साल बहुत सारे मसले थे। पिछले साल रिमिटेंसेस ना बाहर भेजने की वजह से और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज की वजह से बहुत सारी आईटी इनकम जो है वो बाहर दुबई के बैंक्स में और बाहर ही रुक जाती थी। जो पाकिस्तान आती रही है वो सिर्फ वो इनकम आती रही है जो कि जरूरत थी, या कॉस्ट स्ट्रक्चर, बिजली का बिल देने के लिए, एम्प्लॉइज की सैलरीज देने के लिए, ये वो वाली इनकम आती रही है। ये भी $3.1 बिलियन हो चुकी है। डिस्पाइट ऑल दोज फ्रिक्शंस एंड हेडविंड्स, ये फिर भी 3.1, जो रियल इनकम है उससे 4 गुना ज्यादा होगी। तो ये एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि इकोनॉमी को होल्ड कर सकते हैं। कंवल साहब, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ इस सेक्टर का क्या है। इसका प्रॉब्लम ये है कि आपने इस सेक्टर में सियासतदानों की शायद इन्वेस्टमेंट्स नहीं ली हैं अभी तक। जिस तरह आपको मैं एग्जांपल देता हूँ मैडम, जिस तरीके से रियल स्टेट के अंदर पॉलिटिशियंस की इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि हमने बजट में देखा कि वो जो फाइलों की और खाली प्लॉटों की खरीदो फरोख्त होती है, उससे भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है। रियल स्टेट के लिए आसानियां पैदा कर दी गई हैं ताकि वो आसानी से, ठीक है कंस्ट्रक्शन को तो आप प्रमोट करें, लेकिन फाइलों की, खाली प्लॉटों की खरीदो फरोख्त को प्रमोट करने के लिए आप टैक्सेस खत्म कर रहे हैं। और जो सेक्टर आपको आउट परफॉर्म करके दे रहा है, $3 अरब से जायद की रकम लाके दे रहा है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए आप कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क सामने नहीं रख रहे हैं। मेरे ख्याल से आप कुछ सियासतदानों की इन्वेस्टमेंट्स अब आईटी के अंदर लाना शुरू करें कंवल साहिबा, इनको अप्रोच करें। पीआर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो किसी भी इकोनॉमी में चले जाएं, आप ये जो फाइलों की ट्रांसफर पे, दिस इज नॉट, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करती है, मगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं मुल्क की बढ़ा रही, मुल्क के अंदर कोई इनोवेशन नहीं लेकर आ रही, मुल्क के अंदर कोई एक्चुअल रियल इनकम नहीं लेकर आ रही। वही जो इनकम है उसको एक्सचेंज हैंड्स हो रहे हैं, ठीक है, हैंड्स एक्सचेंज कर रही है, आप उसको तो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स को आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। और जो रियल इनोवेशन है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहा है, आपको वर्ल्ड मैप पे कहीं पे रख रहा है, उसको आप टैक्स करें। मतलब ये तो कितनी, अब इस पे तो हंसा ही जा सकता है कि ये आप एक, हमारे छोटे होते हुए एक प्लानिंग एंड कमीशन एक डिपार्टमेंट होता था जो कि दूर दराज सोचता था कि ये जो इम्प्लीकेशंस, हम अगले 5 साल का बजट देने जा रहे हैं, वो एक तो 1 साल के बजट पे नहीं चलता था, लंबा बजट आता था और उसमें सोचा जाता था कि इसके रेपरकशंस क्या हैं, दुनिया किधर जा रही है, 5 साल में क्या होने वाला है, पाकिस्तान को किधर जाना चाहिए। ये सारा वो किधर गया?
प्लानिंग एंड कमीशन का जो डिपार्टमेंट था वो क्यों इतना डिसफंक्शनल है, क्यों नहीं वाइट पेपर्स निकलते जिसमें बताया जाता है कि ये जो इम्प्लीकेशन है, ये जो हम लगाने जा रहे हैं इसकी ये इम्प्लीकेशन है, क्यों इतने शॉर्ट टर्म शॉर्ट विजन हम मैं आपको एक और एग्जांपल, लास्ट ईयर हमने सैलरीड एम्प्लॉइज से टैक्स लेना सबसे आसान होता है, इसलिए क्योंकि सोर्स पे टैक्स कट जाता है, तो इसलिए उनसे टैक्स लेना सबसे आसान होता है, उस पे एग्जीक्यूशन पे कोई पैसा नहीं लगाना होता और वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। आपने पिछले साल क्या किया, आपने सोचा कि यार ये तो बड़ी आसान चीज है, उन पे आपने टैक्स इंक्रीज कर दिया, वहां पे आपने छोटे एम्प्लॉयर्स को, बड़े एम्प्लॉयर्स को इनकरेज किया कि वो अपनी जो एम्प्लॉयज की सैलरीज है उनको दुबई में मूव कर दें, आपने उनको इनकरेज किया कि वो कोई ना कोई नए तरीके निकाल लें चोरी के, वो एक्सपेंसेस में डाल दें, सैलरी में ना डालें, एक्सपेंसेस के हेड्स में सैलरीज को डाल दें, और फिर आपकी ओवरऑल कलेक्शन कम होना शुरू हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से आपने सोचा ओ ये तो सही नहीं था, आपने इस साल फिर उसको फिर रिलीफ। मतलब मैं ये कहने का मकसद ये है कि भाई सोचें कि आपके किसी फैसले का दूर दराज जो उसके रेपरकशंस हैं वो क्या होंगे। अभी जो आप 18% ई कॉमर्स पे लगा रहे हैं, अभी तो आपके मुल्क में यूनिकॉर्न्स बनना शुरू हुई थी, अभी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई थी, आई और फिर कम हो गई, साल फिर कम आई है, बहुत कम आई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि ये यूनिकॉर्न्स के अंदर आती है, जो स्टार्टअप्स के अंदर आती है। आप जो स्टार्टअप कल्चर अभी आपका शुरू ही हुआ है, जो इनोवेशन शुरू ही हुई है, उसी को आपने अब देखें, जो इंडस्ट्री लगाता है कोई बंदा, इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ लेबर आपकी ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ आपका जो एनर्जी है, क्योंकि आपको उसकी फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री के लिए एनर्जी चाहिए, उसकी कॉस्ट ज़्यादा। तो इस वक्त, और आप बैंक में पैसे रख दें, आपको 11-12% इंटरेस्ट, अब 11-12 हुआ है, पहले तो इससे भी ज़्यादा था, इंटरेस्ट मिल जाता है, तो आपको फैक्ट्री लगाने का इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि अब बैरियर टू एंट्री इज ह्यूज कैपिटल, ठीक है। मगर आईटी के ऐसे बिजनेसेस होते हैं कि जो कि इतने ज्यादा इनिशियली कैपिटल इंटेंसिव नहीं होते, वहां पे आप इनोवेशन कर सकते हैं, वहां पे बैरियर टू एंट्री लो होता है, इसीलिए लोग उधर आ रहे हैं। अब आप लोगों को डी इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दें इतने टैक्सेस लगा के, ताकि लोग, और ये आपका एक सेक्टर, बार बार इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, बार बार हम आईटी वाले कह रहे थे कि भाई ये एक ऐसी चीज है कि जहां पे इनोवेशन आएगी तो मुल्क के इकोनॉमिक वोज खत्म होंगे, ये एक ऐसी चीज है जो मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएगी, कम इनकम, कम बैरियर टू एंट्री लो होते हुए ये मुल्क की कैपेसिटी बढ़ाएगी, जो हमारे मुल्क में एनर्जी महंगी, कैपिटल महंगा, लेबर महंगा, ये सारा कुछ इतना ज्यादा डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा आईटी सेक्टर को। इसलिए आईटी सेक्टर एक बहरहाल एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहरहाल मुल्क को बहुत ज्यादा बूस्ट दे सकता है, और जो कि दिखाया आईटी सेक्टर ने, आईटी सेक्टर ने दिखाया कि हम मुल्क को बूस्ट दे सकते हैं, डिस्पाइट इंटरनेट ब्लॉकेजेस, डिस्पाइट क्रेडिबिलिटी हर्ट, डिस्पाइट फायरवॉल, ये वो बहुत सारी चीजें हुई, डिस्पाइट ऑल दैट, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे जो डॉलर्स आते हैं हम बाहर नहीं भेज सकते, हमने बाहर पेमेंट्स करनी होती है वेंडर्स को, हम नहीं भेज सकते, हम डॉलर्स नहीं लाते, उसके बावजूद भी हम जितना ला रहे फिर भी वो मुल्क में इतना ज्यादा वो स्टिमुलेट कर, उसी को आपने टैक्स कर दिया, उसी को आपने वहां पे जाके टैक्स किया जहां पे इनोवेशन हो रही है, जहां पे। ठीक कह रही हैं। सैडली मैडम, हमारे मुल्क में कोई 9,000 अरब रुपए कैश में है लोगों के पास, घरों में, तिजोरियों में, उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। उस कैश इन सर्कुलेशन को रोकने के लिए, इनफॉर्मल ग्रे इकोनॉमी को रोकने के लिए कोई टैक्सेशन पॉलिसी नहीं आ रही है। हाँ, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दो, क्योंकि उनकी वजह से जो पुराने लोग थे उनको परेशानियां हो रही हैं, और वो हमारे बड़े खास हैं, जिस तरह रियल एस्टेट वाले खास हैं। मैडम, आप एक आईटी एक्सपर्ट होने के साथ साथ केवल आप एक पाकिस्तानी भी हैं, आप एक हाउस होल्ड का भी हिस्सा होंगी, आप एक घर भी रन करती होंगी, देखती होंगी कि जिंदगी के खर्चे कितने बढ़ रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, उन्होंने जो सर्वे किया था, हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे बैक इन 2019, क्योंकि उसके बाद उनको मौका नहीं मिला, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान का 45% हिस्सा आबादी का पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। यानी 10-11 करोड़ लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी का प्रॉब्लम है। और एट द सेम टाइम हमारे हुक्मरान जब पॉलिसी बना रहे होते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा बहुत है और वो ज़मीनों की खरीदो फरोख्त करते रहते हैं पास टाइम में अपनी हॉबी और कमाने के लिए, तो उनके लिए रिलीफ दिया जाए। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत के अपने रनिंग एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसमें 17% इजाफा होता है, पेंशन में इजाफा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा। प्राइवेट सेक्टर वाले देख के खून के आंसू रोते हैं कि हाय काश हमें भी ऐसे इजाफा हर साल मिले। लेकिन ये जो पाकिस्तान का हाल है मिनहसल कौम एज ए सोसाइटी जिसका आप भी पार्ट हैं, डू यू थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन कंवल साहिबा? देखिए, ये तो दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जो पाकिस्तान की पॉवर्टी जो सिचुएशन है और नस्ल दर नस्ल गुर्बत है, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और इसलिए मैं पाकिस्तान वापस आई, माय इम्पैक्ट मीटर भी शुरू किया। ये एक ऐसा मसला है
पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है, अगर आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के स्टेट के ऊपर फर्ज है, उनके ऊपर ये पाबंदी है कि वो इंश्योर करें कि कोई भूखा ना सोए और कोई छत के बगैर ना हो और कोई नंगा ना हो, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में है, दिस इज अ लॉ, दिस इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज बिगर देन द लॉ, ठीक है। ये गालबन 38D या समथिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो ये इसके अंदर इसको देखा नहीं जाता, इसको किस तरह रिजॉल्व किया जाएगा, इसके ऊपर कोई उसके अंदर जो स्टिमुलेट करने की चीजें, ये तभी ठीक हो सकता है जब आप नौकरियां क्रिएट करेंगे मुल्क के अंदर, जब आप, और नौकरियां तभी क्रिएट होती हैं जब मुल्क की रियल इनकम बढ़ती है, और रियल इनकम तभी बढ़ती है जब मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, जब मुल्क में सलाहियत, जब मुल्क में इनोवेशन आती है। अब आप देखें अमेरिका में सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो कि एक एक कंपनी जो है वो पूरी पूरी पाकिस्तान की जीडीपी, पूरी इकोनॉमी से बड़ी है। अमेजॉन जो है एक कंपनी है, वो पूरे इकोनॉमी, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से बड़ी है, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से वो एक कंपनी बड़ी है। वो क्या है? वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसपे आप अभी टैक्स लगा रहे हैं। तो क्यों नहीं समझ आ रही हम लोगों को कि जो आप फाइलों के ऊपर उनके ट्रांसफर पे टैक्स को कम कर रहे हैं, उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, वो कोई रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं क्रिएट कर रहा, वो कोई रियल मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा, वो जॉब्स नहीं स्टिमुलेट कर रहा, वो मुल्क के अंदर जो है वो एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर रहा, वो सिर्फ ट्रांसफर है, वो सिर्फ उसी इनकम के अंदर जो है वो रह के कोई। तो ये वाली चीजें हमें समझने की जरूरत है। सोल्यूशन और मैंने आम आपको आवाम, दे दिया है कमल, आप अपने कोई नए बिजनेस पार्टनर्स ढूंढें जो पावरफुल सियासतदान हो, फिर मुझे यकीन है कि फिर आईटी सेक्टर के लिए अच्छी पॉलिसीज बन जाएंगी।